गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम काव्य खंड का 5th चैप्टर सहर स्वीकार है कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं बेटा। पहले गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है बेटा, वो मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के श्योरपुर नामक कस्बे में 13 नवंबर 1917 को हुआ था। इनके जो पूर्वज हैं उनको मुक्तिबोध की उपाधि प्राप्त थी, इसीलिए इनके नाम के पीछे भी मुक्तिबोध लगता है बेटा। ये कुलकर्णी के स्थान पर मुक्तिबोध कहलाने लगे, क्योंकि जब इनका जो कुलकर्णी क्या था, इनका सरनेम था, लेकिन जब इन्हें मुक्तिबोध की उपाधि प्राप्त हुई तो ये अपने नाम के पीछे मुक्तिबोध लगाने लगे। इनके पिता का नाम राघव मुक्तिबोध था, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे बेटा। ये बड़े ही न्यायप्रिय अधिकारी थे और इनकी जो रुचि थी वो धर्म और दर्शन में बहुत अधिक थी। गजानन माधव का जो पालन पोषण है बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। ये एक योग्य विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि 1930 में इन्होंने मिडिल की परीक्षा में असफल रहे। ये योग्य विद्यार्थी नहीं थे बेटा, अर्थात विद्या में इनकी इतनी अधिक रुचि नहीं थी। ये मिडिल क्लास में ही क्या हो गए थे, असफल हो गए थे, अनुत्तीर्ण हो गए थे। और 1937 में प्रथम प्रयास में इन्होंने बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं कर सके। ठीक है, इसके बाद बीए की परीक्षा भी इनसे उत्तीर्ण नहीं हुई। उसके बाद ये 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली इन्होंने। विद्यार्थी जीवन से ही काव्य रचना कर रहे थे, अर्थात काव्य लिखने में इनकी ज़्यादा रुचि थी। उनकी आरंभिक जो रचनाएं हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कर्मवीर में प्रकाशित हुई, अर्थात जो इन्होंने बचपन में अर्थात अपने विद्यार्थी जीवन में जो भी काव्य लिखा था वो रचनाएं इनकी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा एक संपादित कर्मवीर पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई। आरंभ में इन्होंने बड़नगर के मिडिल स्कूल में 4 महीने तक अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद ये सुजालपुर में नगरपालिका के विद्यालय में एक सत्र मतलब एक सेशन तक पढ़ाते रहे, 1 साल तक उन्होंने पढ़ाया। 1942 में ये उज्जैन चले गए बेटा, और वहाँ रहते हुए इन्होंने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। किस संघ की स्थापना की इन्होंने? मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ। इसके बाद इन्होंने 1945 में हंस पत्रिका के संपादकीय विभाग में कार्य किया। 1946-47 में ये जबलपुर में रहे और 48 में ये नागपुर चले गए बेटा। और 1958 में मुक्तिबोध राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 11 सितंबर 1964 को ये कवि, ये प्रगतिशील जो कवि हैं, इनका मेनिनजाइटिस रोग के कारण इनका जो है दिल्ली में निधन हो गया। मेनिनजाइटिस रोग के कारण इन कवि का क्या हो गया, दिल्ली में निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। जो इनकी मृत्यु है वो 11 सितंबर सन 1964 में नई दिल्ली में हुई। किस रोग के कारण हुई? मेनिनजाइटिस के कारण हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बेटा वो काफ़ी है, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही, विद्यार्थी जीवन से ही लिखना आरंभ कर दिया था। इन्होंने आलोचना, कहानी, डायरी लेखन आदि में सफलताएं प्राप्त की है लेखन में। इनकी जो रचनाओं का जो विवरण है वो तार सप्तक में संकलित 17 कविताएं हैं इनकी। एक तार सप्तक संग्रह है जिसमें इनकी 17 कविताएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, इसके बाद भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कामयानी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी तथा भारत का इतिहास और संस्कृति जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो कीर्ति का आधार स्तंभ है वो चांद का मुंह टेढ़ा है, अर्थात चांद का मुंह जो टेढ़ा कविता इन्होंने लिखी है वो इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इसमें इनकी कुल 28 कविताएं संकलित हैं। इसके बाद इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं बेटा, ये एक छायावादी और स्वतंत्र विचारवादी कविता लिखते थे बेटा। स्वच्छंदतावादी और छायावादी के नाम से ये कवि जाने जाते हैं।
तो इन्होंने अपने काव्य में बेटा व्यक्तिकता और सामाजिकता का उद्घाटन किया है। अर्थात इन्होंने व्यक्तिकता से सामाजिकता की ओर प्रस्थान करते हुए अपनी कविताओं में दिखाया है। अर्थात इनका जो कथ्य है वो प्रगतिशील है। ये छायावादी शिल्प के काव्य लिखते हैं और इनकी जो व्यक्तिकता है वो सामाजिकता से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है। इनकी कविताओं में निराशा और कुंठा भी अभिव्यक्त हुई है। अर्थात कहीं कहीं इन्होंने निराशावादी और कुंठा अभिव्यक्त भी की है अपने काव्य में। इसके बाद इन्होंने मुक्तिबोध ने स्वयं को विश्व मानव के सुख दुख के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। अर्थात अपने दुख को या मानव के दुख को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। कवि यत्र तत्र आम आदमी की निराशा, कुंठा, अवसाद, वेदना का भी इन्होंने सफलतापूर्वक वर्णन किया है बेटा। इसके बाद इन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का भी काफ़ी विरोध किया है अपनी कविताओं में, क्योंकि जो कवि थे मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जो झुकाव है वो आरंभ से ही मार्क्सवाद की तरफ था। कवि शोषण व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों से घृणा करते थे। अर्थात ये शोषण व्यवस्था के विरुद्ध थे। पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो शोषण व्यवस्था को जन्म देती है, इसलिए वह यह पूंजीवादी व्यवस्था का भी विरोध करते थे। जहाँ के लोग झूठी चमक दमक, झूठी शान से निर्मित दोगली ज़िंदगी जी रहे हैं, कवि इस पूंजीवादी व्यवस्था को शीघ्र से शीघ्र नष्ट करना चाहता था। इसलिए कवि ने अपने काव्य में पूंजीवादी व्यवस्था का अत्यधिक विरोध किया है और वो समाज के सामने उसकी वास्तविकता को लाना चाहते थे। शोषित वर्ग जो थे उनके प्रति कवि की सहानुभूति थी। तो उनका जो जीवन कैसे कष्ट में, अभाव में बीत रहा है, कैसे शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति जो है, दूसरों द्वारा जो शोषित वर्गों का आर्थिक और सामाजिक जो शोषण हो रहा है, वो सारी बातें इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से उनका चित्र जो है जनहित के दृष्टिकोण के लिए अंकित किया है, कि लोगों के सामने उनकी जो छवि है वो प्रस्तुत की है। इन्होंने अपने लेख में बेटा व्यंग्यात्मक व्यंग्यात्मकता का भी इन्होंने काफ़ी तीखा और चुभने वाला व्यंग इनकी जो कविताएं हैं उनमें देखा जा सकता है। कवि सामाजिक रूढ़ियों पर करारा व्यंग किया है। यथार्थता यानी वास्तविकता का चित्रण करने में ये जो कवि हैं विश्वास रखते थे। कवि ने यह जो चित्रण अपना ही भोगा यथार्थ है। अर्थात कवि ने जो भी समाज में खुद स्वयं जो भोगा है, अर्थात जो खुद ने देखा है, जो अनुभव किया है, उसी को वे वास्तविक मानते हैं और उसी पर उन्होंने प्रकाश डाला है। वर्गहीन समाज की स्थापना पर भी इन कवि ने बल दिया है। ये कवि चाहते थे कि समाज में ऐसा वर्गहीन समाज स्थापित हो जिससे समाज में संस्कृति के लिए स्वस्थ मूल्यों का पोषण हो सके। अर्थात जो हमारी संस्कृति है वह सुरक्षित रह सके। तो ऐसा वर्गहीन समाज की स्थापना चाहते थे। ये चाहते थे हमारा समाज जो है वो स्वार्थ की भावना, संकीर्णता, भाई भतीजावाद आदि जो समस्याएं हैं हमारे समाज में वो सब समाप्त हो जाएं। उनका विचार था कि भारत में साम्यवाद की स्थापना हो, भारतवासी शोषण के चक्र से मुक्त हों। इसलिए कवि ने अपनी जो कविताएं हैं उनके माध्यम से एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो बेटा इन विषयों पर इन्होंने अपनी काव्य में, अपनी कविताओं में, अपने कहानी संग्रह में लिखा है। इसके बाद बेटा इनकी जो भाषा शैली है वो काव्य की कला पक्ष को काफ़ी समृद्धि देती है। इन्होंने बिंबात्मक का अधिक सहारा लेने के कारण इनकी जो कविता है वो कुछ स्थलों पर जटिल सी हो गई है। अर्थात बिंबों का अधिक प्रयोग किया जिसके कारण कविताएं जटिल हैं। वे अनेक प्रकार के कल्पना चित्रों का भी निर्माण करते हुए चलते थे। अर्थात अपनी कविताओं में इन्होंने जो अपनी भाषा शैली यानी अधिकतर इन्होंने हिंदी साहित्यिक भाषा का ही प्रयोग किया है, जिसमें इन्होंने संस्कृत के तत्सम प्रधान शब्द, अंग्रेजी, उर्दू और फारसी के शब्दों का भी इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। इनकी जो कविता है वो प्रतीकों के लिए, बिंबों के लिए प्रसिद्ध है। पहले मैंने बताया था आपको प्रतीकों के लिए और बिंबों के लिए और भी कवि है जिसकी कविताएं प्रसिद्ध हैं। सेकंड चैप्टर पतंग आपने जो मैंने वीडियो बना के भेजी थी उसमें वही बताया था कि जो पतंग कविता के जो कवि हैं आलोक धनवा वो भी बिंबों के लिए और प्रतीकों के लिए प्रसिद्ध हैं और गजानन माधव भी इन सब चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं।
मुक्तिबोध ने अपनी भाषा शैली में उपमा, मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का स्वाभाविक रूप से सुंदर प्रयोग किया है। इन कवि ने जो है वो शमशेर सिंह बहादुर की काव्य कला के बारे में भी लिखा है। उन्होंने दूसरे कवि की कलाओं के बारे में, काव्य कला के बारे में भी इन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं जो उनकी काव्य में देखने को हमें मिलती हैं। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है जो कविता है, ये गजानन माघव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस कविता में बताया क्या गया है। ये जो कविता है बेटा, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मीन्स प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया गया है। क्या स्वीकार किया गया है? प्रसन्नता के साथ। किसको स्वीकार किया गया है प्रसन्नता के साथ? देखिए कविता, प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है कवि ने कि मुझे इस संसार में, इस जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया, चाहे वो सुख दिया है, दुख दिया है, उस सब को मैंने प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ स्वीकार किया है। तो ये है आपकी कविता। ये जो कविता है बेटा, ये गजानन माघव मुक्तिबोध जी ने लिखी है, आपको पता है। तो उनकी जो काव्य रचना है, ये भूरी भूरी खाक धूल से संकलित है। जो भी जितनी भी कविताएं आपको पांचवी कविता पढ़ा रही हूँ मैं, वीडियो बना रही हूँ इसकी, लेकिन इससे पहले जो कर बने, तो सभी जो कविताएं हैं वो किसी न किसी काव्य संग्रह से संकलित की गई है। तो ये जो सहर्ष स्वीकारा कविता है, ये भूरी भूरी खाक धूल से संकलित की गई है। यहाँ कवि ने असीम सत्ता को अपनी प्रेरणा का स्रोत माना है, अर्थात ईश्वर को ही अपना प्रेरणा का स्रोत इन्होंने माना है। कवि स्वीकार करता है कि उसे इस प्रकृति में जो सुख दुख, राग विराग, ठीक है, जो भी इन्हें प्राप्त हुआ है वो इन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ जीवन में स्वीकार किया है। कवि की गंभीर जो अनुभव है, विचार है, चिंतन है, भावनाएं हैं, वो सब क्या है कवि के लिए मौलिक हैं, नए हैं, लेकिन वो ईश्वर से संबंध रखते हैं। इस कारण कवि कहते हैं कि वह उस अनंत सत्ता के प्रेम को अपने भीतर जितना, अर्थात ईश्वर के प्रेम को, प्रकृति के प्रेम को जितना अपने भीतर से उड़ेलता है, उड़ेलता मीन्स बाहर निकालता है, उतना ही वह उसके मन में, उसके हृदय में भर जाता है। कवि को लगता है कि उनके भीतर जो है वो प्रेम की क्या बह रही है, नदी बह रही है, झरना बह रहा है। तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि जो परमात्मा है वो चांद की तरह उनके हृदय को क्या कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। कवि जो है अपनी इस अनंत सत्ता को, उसको भूलने की कठोर सजा भी पाना चाहता है, लेकिन कवि का जो दुख है वो असहनीय है। उसकी जो आत्मा है वो कमज़ोर हो गई है, ठीक है। किस कारण? दुख और निराशा के कारण वो कमज़ोर हो गई है, झटपटा रही है, धुएं के बादलों में वो लापता होना चाहते हैं। कवि को आभास है कि उसके लापता होने पर ही उसे असीम सत्ता का सहारा प्राप्त होगा। अर्थात कवि चाहता है कि वह इस संसार के जाल से, सुख दुख के भाव से तभी दूर हो सकता है जब उन्हें ईश्वर की असीम सत्ता का सहारा मिलेगा। जब वो इस संसार को छोड़ेंगे तभी उन्हें मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंत में जो कवि है वो कहते हैं कि उसके पास जो कुछ भी है वह अनंत है और उस अनंत सत्ता को प्रिय है, अथवा जो मुझे सुख दुख, जो भी भाव ईश्वर ने मुझे प्रदान किए हैं वो सब उस ईश्वर को, असीम सत्ता वाले ईश्वर को प्रिय हैं। इसी कारण इन्होंने मुझे ये सब दुख दिए हैं। तो इस कविता में कवि ने अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त किया है। तो देख लेते हैं बेटा ये कविता। देखिए, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहता है कि मुझे इस जीवन में ईश्वर ने असीम सत्ता में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, सुख हुआ है, दुख हुआ है, आशा, निराशा, जो भी भाव प्राप्त हुए हैं वो उन सबको मैंने प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कि मैंने ये सब कुछ इसलिए प्राप्त किया है, स्वीकार किया है, क्योंकि जो मुझे इस संसार में मिला है वो उन्हें बहुत प्रिय है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। कह रहे हैं ये जो गरीबी है, जो मेरी कैसी गरीबी है, मेरी गर्बीली यानी गर्व से भरी हुई है, गर्व से भरी जो मेरी गरीबी है, मेरे जीवन के जो गहरे अनुभव हैं और जो मेरी विचार संपदा है,
गंभीर अनुभव और सब विचार वैभव में विचार संपदा है। मेरे मन की ये मजबूती और मेरे हृदय की जो ये भावनाएं हैं वो सब क्या है, एक नया है। सब क्या है मेरे जीवन में नए नए हैं। दृढ़ता यह है, भीतर की सरिता यह है, अभिनव सब मौलिक है। कह रहे कि मेरे अंदर जो दृढ़ता है, मेरे अंदर जो प्रेम की नदी बह रही है, सरिता बह रही है, अभिनव सब, और जो भी क्या है मेरे पास नए प्रवाह हैं, भावनाएं जो भरी हुई हैं हृदय में, वो सब क्या है, मौलिक हैं। मौलिक मीन्स कुछ नया है, उसमें नयापन है। मौलिक है, सब कुछ क्या है, नया है। भाव क्या है इसमें, क्या कहना चाहता है ईश्वर, कवि कहना चाहता है कि उस ईश्वर के कारण ही मुझे प्रत्येक स्थिति में खुशी खुशी से मैं जी रहा हूँ। मैंने अपनी गरीबी पर गर्व करना सीखा है। मेरे जीवन में जो गंभीर अनुभव है, विचारों की जो संपन्नता है, तुमसे ही प्राप्त हुई है मुझे, और इसके कारण ही मैं वो सब मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है। वो मैंने अपने मौलिक विचारों के साथ दृढ़तापूर्वक मैं जिया हूँ इनके साथ, और मेरे मन में जो नवीन विचार हैं, ठीक है, वो सब मेरे इसमें ही प्रभावित हुए हैं। इसके बाद कवि कहता है कि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदना तुम्हारा है। अर्थात जो भी मैंने क्षण क्षण में, जो भी कुछ पल पल में इस संसार में प्राप्त किया है, वो जागृत है। जागृत होता है जगा हुआ है, जीवित है, और वो सबको मैंने अपलक मीन्स बिना पलक झपकाए उस अनुभूति को, संवेदना मीन्स अनुभूति को प्राप्त किया है, क्योंकि वो सब तुम्हारी ही अनुभूति है, तुम्हारी ही संवेदना है, इसलिए मैंने उसको प्राप्त किया है। तो बेटा जो सरिता के भीतर है, ये जो सरिता के भीतर जो है बेटा, इसमें दो अलंकारों का प्रयोग किया गया है। एक तो रूपक और एक अतिशयोक्ति। सरिता के भीतर एक रूपक अलंकार है इन शब्दों में, और एक अतिशयोक्ति अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग, सुंदर प्रयोग किया गया है। ओके बेटा, नेक्स्ट इसमें जो छंद है बेटा, वो आपका मुक्त छंद है। जो ये गजानन माधव ने सहर्ष स्वीकारा कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया है। भाषा शैली साहित्यिक हिंदी भाषा शैली है। तत्सम संस्कृत के तत्सम शब्दों का और कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का भी इनका मिश्रण मिलता है इनकी कविताओं में इसमें। तो ये बेटा जो ध्यान से यहाँ अपने आज हम पढ़ लिया। आगे जो रहती है कविता, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा।